हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और ये आपका जो टॉपिक रहने वाला है आज विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर डायनेस्टी से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बात कि जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप जो है इन दो वीडियो को देख लेना विजयनगर साम्राज्य की। अब लास्ट टाइम के अंदर मैं दो पार्ट्स के अंदर ये वीडियो बनाऊंगा, आपको लगभग 70-80 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 70-80 क्वेश्चन करने के बाद या कुछ भी अलग से आपको करना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको एक एक जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पे तैयार हो जाए इन्हीं दोनों वीडियो के तहत। तो क्वेश्चन को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, सभी के सभी चारों वंशों से संबंधित। चाहे आप संगम वंश की बात करें, चाहे आप सालू वंश की बात करें, चाहे आप तुलु वंश की बात करें, चाहे आप अरिविडु वंश की बात करें, चारों वंशों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल ले जाने की तरफ मैं कोशिश करूंगा। और आप भी एक काम करना कि क्वेश्चन की बारीकी को जानना कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर आपने अपने तैयार यहाँ पे करना है। तो ये अंतिम समय है आपका रिवीजन का। तो लास्ट टाइम में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाला है स्टूडेंट। तो आप फोकस करिए अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का। एक दूसरी बात, अभी उन चीजों से बचना है जैसे कि हम कई बार बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हम कहीं कोई फेसबुक पे कोई क्वेश्चन देख लिया किसी का, या टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन देख लिया और वो अपने से नहीं लग रहा है और हम जो है मन जो है विचलित होने लग जाता है कि अब पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरी तो इतनी अच्छी तैयारी थी। आप अपने आप पे खुद पे विश्वास रखिए भाई, खुद पे विश्वास रखिए। जो सोर्स आपने पढ़ा है उस पे विश्वास रखिए, अब है ना। अब मन को विचलित नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 30 मिनट के अंदर लगभग आधा विजयनगर साम्राज्य आपका समझ यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथनों पर विचार करके आपने उत्तर देना है कि कौन से कथन सही है। कथनों पर विचार करना है और विचार करके उत्तर देना है कि कौन से कथन सही है। कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई। इससे पहले हम तुगलक डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत को पढ़ के आए हैं। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा था दिल्ली सल्तनत में। मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत में। और आप जानते हैं कि दक्षिण के अंदर इन्हीं के समय में अधीनता इनसे मुक्त होने लगे थे। तो पहले आप घटना विजयनगर साम्राज्य की देखते हैं 1336 के अंदर। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका बहमनी साम्राज्य स्थापित हो जाता है 1346 के अंदर। तो दोनों के दोनों या और भी राज्य जो है अधीनता से मुक्त हो जाते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन ये हुआ करते थे। देखो, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको प्रत्यक्ष अपने अधीन किया था, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, प्रत्यक्ष अधीन तुगलकों ने किया था दक्षिण को, लेकिन अधीनता से मुक्त भी नहीं के समय में ही हो गए थे। आप जानते हैं कि ये जो हम आज बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के शासकों की, उनमें पहला वंश जो आएगा संगम वंश आएगा। और संगम वंश में जो दो भाई होंगे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये संगम की संतान थी, तो इसलिए इनके वंश को संगम वंश कहलाया गया। तो जो हरिहर और जो बुक्का थे ये पहले तो वारंगल के काकतीय जो साम्राज्य था, काकतीय साम्राज्य में कार्य करते थे, वहां पे अपने पद पर सुशोभित थे। उसके बाद में ये काकतीय को छोड़कर ये दूसरे यानी कि यहाँ काम्पिली राज्य के अंदर चले गए थे दोनों भाई, और काम्पिली राज्य के अंदर इनको मंत्री पद वहां पे दिया गया था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना अभियान किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको वहां से गिरफ्तार किया और दिल्ली लेके आए। फिर दोबारा जब एक विद्रोह वहां पे हुआ तो इन दोनों भाइयों को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। और तब विद्रोह दबाने के लिए भेजा तो ये संत विद्यारण्य के प्रभाव में आए, और संत विद्यारण्य के प्रभाव में आके इन्होंने 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा ये ने अलग लग गया कि बुक्का ने 1336 ईस्वी में हम्पी या हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। हम्पी या हस्तिनावती राज्य की नींव डाली, ठीक है, ये बात है बुक्का की, ये गलत है, ठीक है। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की, ये बात सही है कि तुंगभद्रा वहां पे आप एक चीज देखोगे, पूरी की पूरी जो लड़ाई की जो जड़ होगी आगे विजयनगर बहमनी साम्राज्य में, वो होगा रायचूर दोवाब कर्षणा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था। दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे कि गंगा यमुना दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब था। तो तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी।
तो यहाँ पे आप एक बात याद रखना है कि इन दोनों भाइयों ने, हरिहर प्रथम ने और बुक्का प्रथम ने, सहकारिता के सिद्धांत पे शासन किया था, सहकारिता के मॉडल पर शासन किया था, संयुक्त शासन इन्होंने किया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप देखोगे कि बुक्का प्रथम को राज सिंहासन का अवलंब भी बोला जाता है, कि बुक्का प्रथम को राज सिंहासन का अवलंब भी बोला जाता है, कि उन्होंने वेट किया, प्रतीक्षा किया दिल्ली सल्तनत की तरह। ऐसे नहीं है कि भाई दिल्ली सल्तनत में जैसे कि एक को हटाने के बाद ये हत्या वहां पे की जा रही थी, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है आपका 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इसके संदर्भ में आपने निम्नलिखित वंश और उनके संस्थापकों को सही सुमेलित करना है। तो मैंने आपको बताए 4 वंश आए थे। पहला वंश संगम, दूसरा वंश सालू, तीसरा वंश तुलु, चौथा वंश आपका था भाई अरविडो। ये 4 वंश आपके थे, ठीक है। यहां पे भी दिए गए है, यहां पे अलग है, थोड़ा क्रम से नहीं है, तो मैंने क्रम से बता दिया आपको कि संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडो वंश, ये 4 वंश आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों वंशों में कि सबसे लंबा शासन काल कौन से वंश का था, जैसे कि आपने दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछा कि सबसे बड़ा शासन काल किसका था, कौन से वंश का था, तो आपने बोला तुगलक डायनेस्टी का। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा शासनकाल किसका था, तो आपने बताया था कि खिलजी डायनेस्टी का। तो यहां पर भी तो आपसे यही बात पूछी जा सकती है भाई कि बताइए विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा शासनकाल किसका था, तो आप बोलोगे विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा शासनकाल संगम डायनेस्टी का था। 1336 में स्थापित हुआ था और 1485 तक ये साम्राज्य अपना रहा था। 1336 में स्थापित हुआ था और 1485 तक ये साम्राज्य अपना रहा था। इसके बाद में आप बात करते हैं सालू वंश की, सालू वंश की। और अगर आपसे पूछा है सबसे छोटा कौन सा था, तो सबसे जो छोटा था वो सालू वंश था। उसके बाद आप तुलु वंश देखते हैं, उसके बाद आप अरविडू वंश देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे बोला गया संस्थापक कौन से वंश का कौन था, तो मैंने बताया संगम वंश का संस्थापक तो आप देखोगे हरिहरी था भाई, हरिहर संगम वंश का संस्थापक था। इसके बाद संगम के बाद होगा सालू वंश, तो सालू वंश का जो संस्थापक होगा वो आपका कौन होगा भाई, सालू वंश का जो संस्थापक होगा वो आपका होगा नरसिंह। देखो नरसिंह और वीर नरसिंह में डाउट नहीं होना है, ठीक है। तिरुमल का अरविडू वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने, और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। तो ये 4 वंश हो गए, चारों के संस्थापक आपके हो गए। तो मैंने ये बात बोली कि इनकी क्रोनोलॉजी, इनका टाइम पीरियड की शासन का टाइम पीरियड किसका कितना था, तो यहाँ पे राइट जो आंसर है आपका वो डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए भाई कि विजयनगर साम्राज्य में कर्णम, विजयनगर साम्राज्य में कर्णम पद किसे निरूपित करता है, तो कर्णम पद जो होते थे ये होता है प्रशासनिक कार्यों में जो सहायक होते थे, प्रशासनिक कार्यों में जो सहायक होते थे उसको हम कर्णम के नाम से जानते थे। नेक्स्ट आप देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए भाई कौन सा कथन असत्य है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय इकाइयां कर्मशः नाडु, ग्राम और स्थल थी। नाडु, ग्राम, स्थल। देखो आप इसको दोनों कर्नाटक अंश में और तमिल अंश में अलग अलग देखोगे। कर्नाटक अंश में तो ये बात सही है कि नाडु के बाद ग्राम आएगा और स्थल आएगा, लेकिन तमिल अंश में आप क्या देखोगे कि नाडु के बाद स्थल आएगा और उसके बाद में ग्राम आएगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये याद रखना है कि नाडु, ग्राम और स्थल जो है ये आपका यहाँ पे सही है स्थानीय इकाइयों के अंदर। जिले को नाडु आएगा, जिले के लिए जो आप देखोगे यहाँ पे अभी बताऊंगा वलनाडु, कोट्टम और ये सब अपना यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। तो जिस समय बाबर भारत में आए उन्होंने 7 शासकों का उल्लेख किया था, 5 मुस्लिम शासक, 2 हिंदू शासक, और 2 हिंदू शासकों में जो थे वो आपका कृष्णदेवराय थे, वो बाबर, वो कृष्णदेवराय थे, वो आपका जो है राणा सांगा का उल्लेख किया था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का। तो कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक माना था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य बुक्का प्रथम के समकालीन थे। तो यह बात सही है कि वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य बुक्का प्रथम के समकालीन थे। तो बुक्का की अगर मैं बात करूं आपको कि हरिहर प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा था, और बुक्का प्रथम के समय में ही अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य में वह शासक कौन था जिसके समय में
समय इनका विजयनगर और बहमनी का संघर्ष शुरू हुआ था, तो आप बोलोगे वो शासक बुक्का प्रथम था जिसके समय में इनका संघर्ष शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए समकालीन बहमनी सुल्तान कौन था, तो आप बोलोगे मोहम्मद शाह था। इन्हीं के युद्ध में जब इनका संघर्ष होता है बुक्का और मोहम्मद शाह का, तोपों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक संधि होती है कि आप आम लोगों की नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाया जाएगा, इस चीज की जानकारी मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि बुक्का के समय में ही चीन के अंदर एक राजदूत को भेजा गया था। तो ये सब बातें ठीक है, ठीक है। प्रताप और फणम स्थानीय अधिकारी थे, गलत। प्रताप और फणम स्थानीय अधिकारी थे, गलत। प्रताप और फणम क्या थे भाई? प्रताप और फणम थे आपके सिक्के। प्रताप और फणम थे आपके सिक्के। किस प्रकार के सिक्के थे? सोने के सिक्के थे या चांदी के सिक्के थे या तांबे के सिक्के थे? प्रताप और फणम और वराह, ये तीन सिक्के आपने याद रखने हैं। वराह, प्रताप और फणम, ये जो तीन सिक्के थे ये सोने के सिक्के होते थे। और इनमें सोने के सिक्कों में अगर सबसे अच्छा सिक्का मैं बताऊं तो वो आपका था वराह। वो सिक्का था आपका वराह सिक्का, सबसे अच्छा सोने का सिक्का। यानी कि प्रताप का दोगुनी कीमत इसकी होती थी वराह की। और फणम से बताया कहीं कहीं 1/3 बताया गया है फणम, या कहीं कहीं 1/10 भी बताया गया है, ठीक है ना। तो वराह, प्रताप और फणम ये सोने के सिक्के होते थे। और वराह के लिए कहीं कहीं खून का प्रयोग है, कहीं कहीं पैगाड़ा का प्रयोग है, ये सोने के सिक्के। अगर चांदी के सिक्के की बात है तो चांदी के सिक्के के लिए आप बताना कमेंट में कि चांदी के सिक्कों को आप किस नाम से जानते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी आएगा तो आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि विजयनगर, हाँ, विजयनगर राज्य जिसकी स्थापना 1336 में बुक्का के द्वारा हुई थी। विजयनगर राज्य जिसकी स्थापना 1336 में बुक्का के द्वारा हुई थी, तो आपने यहाँ पे बताना हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी के संदर्भ में आपने कथनों पर विचार करना है कि कौन से यहाँ पे कथन है। तो कि विजयनगर के शासकों का धर्म मुख्यतः शैव था, ये बात सही है। देखो हम अक्सर कृष्ण देव राय को हम पढ़ लेते हैं और आप जानते हैं कि कृष्ण देव राय जो था ये विठोबा की पूजा करते थे, यानी कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे तो हम सोच लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के शासक वैष्णव थे। नहीं भाई, विजयनगर साम्राज्य विरूपाक्ष की पूजा करते, यानी कि शैव धर्म को मानने वाले थे। वैसे तो इनका धर्म कोई भी नहीं था, लेकिन मुख्यतः इन्होंने शैव धर्म को माना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। विजयनगर शासन की राजकीय भाषा कन्नड़ थी, ये बात गलत है आपकी कि विजयनगर शासन की राजकीय भाषा कन्नड़ नहीं थी, इनकी राजकीय भाषा थी तेलुगु। इनकी राजकीय भाषा थी तेलुगु, ठीक है। वराह विजयनगर का रजत सिक्का था। अरे अभी बताया मैंने, वराह विजयनगर का रजत सिक्का नहीं था, वराह सोने का सिक्का था। और रजत का सिक्का जो आपने याद रखना है उसको आप तार के नाम से जानते थे, उसको आप तार के नाम से जानते थे, तार के नाम से, ठीक है, तार के नाम से उसको आप जानते थे। ओके, तो यहाँ पे 1 और 2 आपका सही है, 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि महानवमी डिब्बा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि यह एक विशालकाय मंच था, महानवमी डिब्बा, ये बात सही है। जहां पर एक सार्वजनिक स्थल ये था और शरद ऋतु में 10 दिनों तक त्योहारों का आयोजन यहाँ पे किया जाता था, कि दोनों की दोनों बातें यहाँ पे आपकी सही है। लेकिन ये बोला है कि इमारत पर किसी भी प्रकार के चित्रों का उत्कीर्णन नहीं है, ये बात गलत है। तो यहाँ की जो दीवार थी, इन दीवारों पर उस समय में जो है यहाँ पे दैनिक जो जीवन था, तो दैनिक जीवन के पहलुओं का चित्रांकन यहाँ पे किया गया था। तो ये तो बात गलत है आपकी। तो 1 और 2 ही यहाँ पे आपका सही है, 1 और 2 ही यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि शैवों का अजंता, मतलब इनका शैवों का अजंता विजयनगर के किस स्थल को माना गया है? शैव धर्म को मानने वाले का अजंता किस विशेष किस स्थल को माना गया है? तो आप बोलोगे लिपाक्सी को, आप बोलोगे लिपाक्सी को, ठीक है। नया क्वेश्चन है आपके लिए भाई। नेक्स्ट कि कृष्ण देव राय के दरबार से संबंधित अष्ट दिग्गज, देखो आप अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान दोनों अलग अलग है। अगर आपसे आए अष्ट दिग्गज तो आप बोलोगे तेलुगु साम्राज्य की बात हो रही है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान यानी कि मराठा साम्राज्य की बात हो रही है। और मराठा साम्राज्य में यानी कि शिवाजी महाराज के साम्राज्य की बात हो रही है कि यहाँ पे अष्ट दिग्गज थे, वहां पे अष्ट प्रधान थे। यहाँ पे अष्ट दिग्गज थे, वहां पे अष्ट प्रधान थे। तो यहाँ पे वो अष्ट प्रधान जो थे, वो प्रधान यानी कि शासन से संबंधित थे, वो शासन अधिकारी थे। कोई राजस्व मंत्री था, कोई विदेश मंत्री था, कोई प्रधानमंत्री था, कोई पुरोहित था, वहां पे वो लोग होते थे जो अष्ट प्रधान के अंदर होते थे। और जो अष्ट दिग्गज है, वो अष्ट दिग्गज के अंदर 8 तेलुगु कवि होते थे, 8 तेलुगु कवि होते थे।
अगर मैं पूछूं कि बताइए जाइए, आपसे 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से 3 जो है अष्ट दिग्गज होंगे और एक अष्ट दिग्गज नहीं होगा, तो आप क्या आंसर लगाओगे? तो मैं आपको अष्ट दिग्गज लिखवा रहा हूं, तो आप देखिए अल्लाह सानी पेदाना, अल्लाह सानी पेदाना लिख भी सकते हैं आप, अल्लाह सानी पेदाना, ये आपका अष्ट दिग्गज में आते थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि भट्ट मूर्ति अष्ट दिग्गज के अंदर आते थे, या नंदी तिम्मन। देखो अल्लाह सानी पेदाना, भट्ट मूर्ति, नंदी तिम्मन, राम भद्रा, अय्यालू राजू आपका हो गया, या फिर धुरजटी, तेनाली रामकृष्ण, और ये आपका लास्ट हो गया यहां पे पिंगली सूरल। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना भाई। अल्लाह सानी पेदाना, भट्ट मूर्ति, नंदी तिम्मन, राम भद्रा, अय्यालू राजू, तुरजटी, तेनाली रामकृष्ण और पिंगली सूरल, ये अष्ट दिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवि होते थे, यानी कि 8 का आपका आंसर जो है वो बी है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? देखो आप जानते हैं कि विजयनगर के अंदर उस समय में, जिस समय में ये संघर्ष हुआ, उस समय में अगर वंश की बात आए, क्या आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय में तालीकोटा की लड़ाई हुई, आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय में तालीकोटा की लड़ाई हुई, या बन्नी हट्टी की लड़ाई हुई, या आपसे राक्षस तांगड़ी नाम दे दिया जाएगा, राक्षस तांगड़ी नाम दे, एक ही है, तालीकोटा की लड़ाई, बन्नी हट्टी की लड़ाई, राक्षस तांगड़ी की लड़ाई। अगर आपसे बोला जाए कि जिस समय में तालीकोटा की लड़ाई हुई, बन्नी हट्टी की लड़ाई हुई, राक्षस तांगड़ी की लड़ाई हुई, उस समय में विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन सा वंश था? संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था, या अरविडू वंश था? तो आपका आंसर आना चाहिए तुलु वंश था, आपका आंसर आना चाहिए तुलु वंश था। इस समय में शासक कौन था? सदाशिव राय। मुख्य शक्ति किसके हाथों में थी? राम राय के हाथों में थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे षड्यंत्र जब राम राय के द्वारा रचाया, तो जो मुस्लिम शक्ति थी, जिनके अंदर आप देखते हैं अहमदनगर की बात करते हैं, बीजापुर की बात करते हैं, गोलकुंडा की बात करते हैं, बीदर की बात करते हैं, बरार की बात करती है, 5 मुस्लिम शक्ति थी। तो 5 मुस्लिम शक्तियों में से तो 4 तो एक जगह इकट्ठी हो गई, लेकिन एक अलग रही। अलग कौन सी रही? वो आप जानते हैं कि बरार अलग रहा था। बरार इस संगठन के अंदर शामिल नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए क्यों शामिल नहीं हुआ था बरार इस संगठन में, तो बरार का गोलकुंडा के साथ में संघर्ष चल रहा था। बरार का गोलकुंडा के साथ में संघर्ष इस समय में चल रहा था, तो ये लड़ाई होती है, तो इसमें बरार तो शामिल नहीं था। और आप जानते हैं, अगर इससे पूछा जाए कि भाई इन मुस्लिम संघों का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बोलेंगे अली आदिल शाह ने। अली आदिल शाह ने यहाँ पे नेतृत्व किया था भाई। एक चीज यहां पे आपकी क्लियर हो गई होगी भाई। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? देखो नायंगर और आयंगर, इनके बारे में मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कंप्लीटली। कि आयंगर तो ग्राम प्रशासन से संबंधित थी, 12 ग्राम प्रशासन अधिकारियों से संबंधित थी। ठीक है, तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अमरम किसे निरूपित करता है? कि अमरम जो था वो सेनानायकों को जो विशेष भूखंड जो प्राप्त होता था उसको अमरम के नाम से जानते हैं। कि सेना के रख रखाव हेतु नायकों को प्रदत्त विशेष भूखंड को जो मिलता था उसको आप अमरम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, कि मध्यकालीन इतिहास में कर्नाटक साम्राज्य में, देखो इसका विजयनगर साम्राज्य का नाम जो है कहीं कहीं कर्नाटक साम्राज्य में भी इसके नाम की संज्ञा दी जाएगी, तो यहां पे आपका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? कहां अवस्थित है भाई विठल मंदिर? विठल मंदिर हम्पी के अंदर, हम्पी के अंदर भाई, हम्पी के अंदर। किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रौढ़ देवराय, तो प्रौढ़ देवराय कहा जाता है देवराय द्वितीय को, देवराय द्वितीय को। अरे देवराय द्वितीय वो शासक था जिन्होंने शासन के अंदर वो कमियां देखी कि जैसे बैमनियों से संघर्ष होता है तो कैसे, मतलब एक जांच कमेटी बिठाई। अगर आपसे पूछा जाए कि शासक ने जांच कमेटी बैठाई थी, तो जांच कमेटी बैठाई थी देवराय द्वितीय के द्वारा। जांच कमेटी बैठाई गई थी देवराय द्वितीय के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि 2000 तुर्की धनुर्धारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी,
तो 2000 तुर्की धनुर्धारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? देवराय द्वितीय के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुसलमानों की शुरुआत भर्ती किसने की थी, तो देवराय प्रथम ने, लेकिन तुर्की धनुर्धारियों की नियुक्ति देवराय द्वितीय ने। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने साम्राज्य में किसने एक साइड मतलब अपनी कुरान रखी, कुरान को भी साम्राज्य में रखा, तो कुरान जो था पवित्र ग्रंथ मुस्लिम धर्म का, तो देवराय द्वितीय के बारे में आप ये बात कर रही है। तो मां सुधा निधि से कौन संबंधित था? तो मां सुधा निधि से ये आपका देवराय द्वितीय था। तो ठीक है, प्रौढ़ देवराय इनको कहा जाता है, प्रौढ़ देवराय इनको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन है मेरा भी, हालांकि मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अभी आगे कि देवराय द्वितीय के समय में कौन सा यात्री भारत के अंदर आया था। नेक्स्ट कि विजयनगर प्रशासन में अठवर्ण पद किसको समर्पित? अठवर्ण पद विजयनगर साम्राज्य में जो अठवर्ण जो पद था, वो अठवर्ण पद किससे संबंधित था? अठवर्ण पद जो है किससे संबंधित था? तो आप बोलोगे कि भू राजस्व विभाग से संबंधित। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अठवर्ण शब्द, ये शब्दावली आपसे आती है और आप अक्सर गलती कर देते हैं। विजयनगर साम्राज्य में वरम व्यवस्था क्या थी? वरम, पट्टे पर दी गई भूमि को वरम व्यवस्था बोलते हैं। पट्टे पर दी गई भूमि को वरम व्यवस्था यहां पे बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए भाई कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? कल्याण मंडप, यस। हजारों स्तंभों वाला गोपुरम, यस। वर्ताकुलर आमलक, गलत। वर्ताकुलर आमलक विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता नहीं थी। वर्ताकुलर आमलक जो है ये नागर शैली की विशेषता थी। नागर शैली जो उत्तर भारत के अंदर थी उसकी विशेषता ही थी। मंदिरों में राजा रानी की मूर्तियों की स्थापना, ये सही थी। राजा रानी 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम। सबसे पहले आपको बताया संगम वंश आएगा, फिर तुलु वंश आएगा, फिर संगम, सुलु, तुलु, अरिबीडु। ठीक है, ये चारों वंश आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि कौन सी विशेषता विजयनगर के सामाजिक जीवन से संबंधित नहीं थी? सामाजिक जीवन, देखो यहां पर भी सामाजिक जीवन को 4 भागों के अंदर बांट के देखा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाम अलग अलग दिए गए। तो यहाँ पे आपका वेश्यावृत्ति का प्रचलन, हाँ वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। इसका उल्लेख तो अब्दुल रज्जाक ने भी किया है, जो एक ईरानी यात्री था। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, अब्दुल रज्जाक ने भी उल्लेख किया है। समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखो वैसे तो देखे कि नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इब्न बतूता उल्लेख करता है, इब्न बतूता उल्लेख करता है कि इनके समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, और यहाँ पे पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, बाल विवाह प्रचलित नहीं था, या ये सब विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ये बात सही है कि देवदासियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन ये इब्न बतूता के अनुसार है, एक इतिहासकार के अनुसार है। लेकिन आप प्रॉपर जो श्योर आंसर जो आपका होगा, पर्दा प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, की कथनों पर विचार करना है कि विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी गई। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर निर्मित किए जाते थे। देवता की पत्नी हेतु यहाँ पे अम्मान मंदिर जो है वो निर्मित किए जाते हैं। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित है? कृष्ण देव राय मैंने अभी बताया तुलु वंश से संबंधित, तुलु वंश से संबंधित आपका। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में विकसित यक्षिणी शैली का संबंध बताइए भाई। ये नृत्य और संगीत की मिश्रित शैली होती थी, नृत्य और संगीत की मिश्रित शैली होती थी, यक्षिणी जो शैली आपकी होती थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि विजयनगर कालीन मंदिरों में स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह बात सही है कि सभी स्तंभ मूर्तियों के एक ही ठोस पत्थर को काटकर निर्मित किए जाते थे। सही है। विजयनगर वास्तुकला की अंतिम शैली मधुरा शैली थी। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट आप देखिए, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है? विठल स्वामी मंदिर की दीवारों पर यहाँ पे रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है भाई। नेक्स्ट आप देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। विदेशी यात्री चाहे दिल्ली सल्तनत के अंदर आप इब्न बतूता या मार्को पोलो की बात करें, चाहे आप निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज, डोमिंगो पायस, सीजर फ्रेडरिक या इन सभी की बात करें, या फिर आप आगे चलकर बर्नियर की बात करें, टेवेर्नियर की बात करें, या आप आगे चलकर अपना इसकी
इनकी बर्नियर और ट्रेवेनियर, या फिर आप बात करें हॉकिंस, टॉमस्ट्रॉय, किसी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए कोई। तो निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, नूनी, पायस, ठीक है, ये किसके समय में आए थे, ये पूछा गया आपसे। तो अगर मैं इनमें क्रम से बताऊं तो सबसे पहले निकोलो कोंटी आया था, जो कि इटली का यात्री था। निकोलो कोंटी जो कि एक इटली का यात्री था, ये देवराय प्रथम के समय में आया था। देखो 3 यात्री इटली से आएंगे, 3 यात्री पुर्तगाल से आएंगे, और 2 यात्री, एक रूस से आएगा और एक यात्री ईरान से आएगा। तो 8 यात्री को आपने पढ़ना है। तो निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में, यानी फर्स्ट का 4 होगा। तो आंसर तो निकल गया, लेकिन आगे भी देख लीजिए। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में, यानी कि सेकंड का 3rd होगा। नूनीज जो है, नूनीज को आप देखेंगे कि अछूत से देवराय के समय में, और डोमिंगो पायस को कृष्ण देवराय के समय में। तो ये तो आपका आंसर सेट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए, अब इनके बारे में विस्तार जानकारी है कि किस विदेशी यात्री ने किन चीजों की जानकारी दी है। बारबोसा, डोमिंगो पायस, नूनीन, अब्दुल रजाक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बारबोसा या डोमिंगो पायस, नूनीन, अब्दुल रजाक। तो मैंने अभी बताया कि वैश्याल्यों से राज्य को कर प्राप्ति को लेकर, यानी वैश्याल्यों को लेकर किसने किया था, ये किया था आपका अब्दुल रजाक ने, अब्दुल रज्जाक ने, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा देखिए कि बारबोसा ने किस चीज को उल्लेख किया है, विजयनगर के अंदर जहाज निर्माण और सती प्रथा को उल्लेख किया है बारबोसा ने। डोमिंगो पायस ने किस चीज का उल्लेख किया है, डोमिंगो पायस ने उल्लेख किया है, इसने रोम की, विजयनगर की रोम से तुलना की है और न्यायकर व्यवस्था को उल्लेख किया है, याद लिख लेना इसको भी। नूनीज ने किस चीज की तुलना की है, महिलाओं की लेखाकार, पहलवान, खगोल शास्त्री, संगीतकार, भविष्यता की भूमिका उल्लेख, यानी कि आंसर आपका सी यहां पे रहने वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट, किसने अभिनव भोज की उपाधि धारण की, कृष्ण देवराय ने। अभिनव भोज, आंध्र भोज, सिद्ध, मतलब बहुत सारी भोज की उपाधि धारण कृष्ण देवराय की थी भाई। नेक्स्ट कि कृष्ण देवराय के द्वारा रचित तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद किससे संबंधित था, फूलों की माला इसका अर्थ होता है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित था, राजनीति से संबंधित है। जिलों को क्या कहा जाता है, जिलों को क्या कहा जाता है, नाडु। किसका निर्यात विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक होता, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इत्र। काली मिर्च का निर्यात सर्वाधिक होता था। तो भाई ये क्वेश्चन थे आपके, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया एक वीडियो में। अगली वाली वीडियो में अभी आपको दे दूंगा कुछ समय के बाद में, तो आप अगर आप इसको देख लोगे तो विजयनगर साम्राज्य का इससे बढ़िया रिवीजन आपका कुछ नहीं रहने वाला है। तो आप यकीन मानिए, आप इसको देखिए, बार बार देखिए, हो जाएगा आपका पेपर। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।